Yeah, hello. This is Asis, and you're watching Unknown Aspirant. So let's begin today's topic that is periodic table. Yeah, there is a three. There is these are the topics that we are covered in this session. So let's begin. First, metal, non-metal, and metalloids. फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ओवरऑल देखा जाएगा तो अगर पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स को बांटा गया तो वो हमें तीन तरीके के मिले। सबसे पहले नॉन मेटल, फिर मेटेलॉइड्स और फिर मेटल। अब बात आती है कि भाई ये सब चीज़ क्या कह रहे हो तुम। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि मेटल्स होते क्या है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अगर हम किसी एलिमेंट को बंटवारा करते हैं तो वो तीन भाग में करते हैं, एक एलिमेंट्स, एक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो गुण होते हैं जिसमें कुछ मेटल के भी गुण होते हैं और कुछ नॉन मेटल के भी गुण होते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। मेटल क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। जस्ट अ इजी वे टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अब पीरियोडिक टेबल का न्यूमोनिक्स भी याद कर लो। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर आते हैं सिर यहाँ पे, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नवनीत पूनम आशीष सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जनॉन रेड ऑन। बात करते हैं आगे डी ब्लॉक के बारे में। तो डी, ये देखो, ये था आपका एस ब्लॉक, ये आपका टोटल था पी ब्लॉक। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले सीरीज वाइज जाऊंगा ऐसे ऐसे करके, और फिर आ जाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यारी जरा निभा मौत तक, रुद्र राह पर आगे कूद। आगे ला हफ्ता वरना रे उशामा, इधर पिटाई और होगी। ये था आपका हॉरिजॉन्टली। अब आ जाए वर्टिकली। साइंस यार ला एसी, टीना जोर हाफ रफ, वो नवाब था दबंग, क्राइंग मोटी वाइफ, मन तक रे, फिर रोया ओसोमा, कौन रोए रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे पीटोगे क्यों आगे आओ, जिंदगी कैडबरी हो गई। नेक्स्ट वन, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। थौरपा यू बोले, नेपाल पूरा आम कम बिकेगा, तो कैफे में ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स ला रे। अब बात करते हैं इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका पूरा का पूरा एस पी। अच्छा, बात करते हैं मेटल्स किस में होते हैं। तो आपके सभी ब्लॉक्स में आपके मेटल्स हैं। एस में भी है, पी में भी है, डी में भी है, एफ में है। और खासकर कहे तो आपका डी का पूरा एलिमेंट्स जो है आपका मेटल है, एफ का पूरा एलिमेंट्स आपका मेटल है, एस का पूरा एलिमेंट्स आपका मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके मेटल्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? एस और पी के एस और पी ब्लॉक के सम को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं आगे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सिंपल, अगर मैं आपका एक सेल है, मतलब मान लो कि आपका एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, आपने एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन लिया और इसके nth सेल में रख दिया। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बैठे इलेक्ट्रॉन्स इसको धक्का देने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई ये जो होता है, ओवरऑल चार्ज अगर बैलेंस हो जाता है तो उस केस में आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। जेड इफेक्टिव, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ही जेड इफेक्टिव कहलाती है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो जेड माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को ठेलने की ताकत, मतलब रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड। हाँ, अब बात करते हैं ये सब चीज का नाम। अगर nth सेल में हुआ तो उसे अल्टीमेट सेल कहा जाता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर n-1 सेल को, n-1 सेल को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और n-2 को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। यहाँ पे देखो सिग्मा का रोल क्या है। अगर आप किसी जेड प्लस जेड के मतलब यही है आपका ओवरऑल आपको कैसा फील होगा।
इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन का कैसा फील होगा, वही होता है आपका जेड इफेक्टिव। यहाँ पे आपका जेड है मतलब लाइट, यहाँ पे एक पर्दा है सिग्मा, और यहाँ पे एक तुम्हारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे आप लाइट का देखते हो कि आपने पर्दा के अंदर डालते हो तो कुछ ना कुछ हद तक आपको लाइट यहाँ से बाहर निकलता है, तो वही चीज आपको फीड होता है। और इस सिग्मा को बोला जाता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यही चीज लिखा हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट। There is a reduction in the nuclear charge due to the presence of electron between the test electron and nucleus. Next one is penetration effect. What is penetration effect? It's a type of a shielding effect. मतलब अगर देखा जाए तो penetration effect जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, जैसे ही हटा दिया तो ये जो सेल था ना आपका, वो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, तो उसी की तरफ बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये चीज होता क्या है, तो सबसे ज्यादा होता है एस, फिर आता है पी में, फिर आता है डी में, फिर आता है एफ में। और ये सेम चीज आपका शील्डिंग इफेक्ट भी होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक पर्दा एस होगा, पी वाला थोड़ा सा कमजोर होगा, डी वाला सबसे कमजोर, और एफ वाला सबसे कमजोर। तो ये आपका पुअर शील्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि एस ब्लॉक हुआ तो लाइट को कम से कम आने की कोशिश करेगा, पी ब्लॉक हुआ तो थोड़ा सा छूट दे देगा, डी ब्लॉक हुआ, देखो इसमें फटा पुराना पर्दा है, ये देखो फटा फटा, तो यहाँ से लाइट अपना आराम से जाएगा। मतलब ऑब्वियस बात है कि ये लाइट को रोकेंगे नहीं। और एफ भी वही चीज है कि आपकी लाइट को ये रोकेंगे नहीं। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड है, अब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड में पहुंच चुके हैं, तो ध्यान देना। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या कहता है कि आपके न्यूक्लियस का होल्ड जो है, हाँ ओवरऑल न्यूक्लियस आपका पावरफुल है। जेड इफेक्टिव कहने का मतलब है न्यूक्लियस आपका पावरफुल है, जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियस आपका ज्यादा पावरफुल, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बात करते हैं कि आपका, ठीक है, तो अब यहाँ पे याद करने का, टॉप से बॉटम पे एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीजेस होता है। रीजन क्या होता है, रीजन बीइंग दैट कि आप जैसे जैसे आप एक एक बढ़ते हो नीचे तो एक एक सेल ऐड होते जाता है, सेल ऐड होने के चलते आपका सेल ऐड हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस आपका कमजोर हो जाता है, और न्यूक्लियस कमजोर हो गया तो आपका ये जो नया नया सेल ऐड हुआ, इसके चलते इसका रेडियस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है। अगर जेड इफेक्टिव, अच्छा यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, सॉरी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब ये चीज है, अगर जेड इफेक्टिव कम हुआ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो वो यही चीज है। अब बात करते हैं कि कैसे, तो ऊपर टॉप से बॉटम जाने पर साइज आपका कम होता है, टॉप से बॉटम जाने पर साइज आपका इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल। अगर बात करते हैं कि पी ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑब्वियस बात है कि और टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपका इंक्रीज करेगा, एक्सेप्ट इन बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में क्या होता है, बैगन, गाजर, आलू इन थैला, इनका साइज कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना तुम। नेक्स्ट वन इज, अगर हमने तो यहाँ पे एस और टी की बात कर लिया, व्हाट अबाउट डी। तो डी के केस में सबसे पहला तो आपका ये देख लो कि साइंस या लाइसी, तो उस केस में आपका साइज ऑब्वियस बात है इंक्रीज करेगा, लेकिन ड्यू टू द एफ सीरीज 4F सीरीज के चलते आपका जो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे आपका साइज का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसके चलते अब लोग आपका जो 5D और 6D है उसका अगर बात करें साइज तो ऑलमोस्ट बराबर आ जाते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, देखो आपका ये चीज़ है, मोबिडियम एंड वोल्फ्राम, खासकर ये एजी एंड एयू का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उस केस में ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज द बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से चूंकि एफ आपका फटा पुराना पर्दा है, तो ये आपके जेड इफेक्टिव को कुछ नहीं करता है, तो जिसके चलते आपका जो भी इलेक्ट्रॉन था वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर जेड आपका पावरफुल होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज आपका कम होगा। तो नीचे वाले के केस में अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज आपका कम रहा, तो इस केस में आपका साइज जो है कम हुआ, और ओवरऑल इतना कम हो जाता है कि वो आपके 5D के एलिमेंट्स के बराबर हो जाता है, ठीक है।
तो इसका रीजन क्या है कि आपका 5D और 6D आपका आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसका रीजन यही है कि आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में अगर कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए तो ठीक है, अब याद रखना जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू पी अपॉन एन। व्हाट इज पी? सबसे पहले तो ये देख लो ना कि तुम आप इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, मतलब एक सेल था अपना मस्त मस्त ये इलेक्ट्रॉन का सामने घूम घूम रहा था। जैसे जैसे आपने तुमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसका होल्ड बच गया और ये फैल गया, मतलब साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसमें दो को इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो और साइज फैल जाएगा। इसका मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा हुआ तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, लेकिन इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का, फिर होगा आपका बेरिलियम प्लस और फिर आता है आपका बेरिलियम 2+। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ? बेरिलियम का सबसे ज्यादा कैसे हुआ? बताओ। जैसे कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, इसमें मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन तुमने हटा दिया तो ये न्यूक्लियस को और नहीं खींचना चाहेगा। अब तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन था तो ये ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ये नहीं खींच पा रहा था, दोनों की तरफ इसका बंटवारा था। जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब इसके पास एक ही ग्रुप पे वो फोकस करेगा, और एक ग्रुप पे फोकस करेगा तो इसका साइज जो होगा वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपका आयनिक रेडियस जो होगा बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर B+ और फिर B2+। अब बात करते हैं एनायन के बारे में। जैसे जैसे तुम इनको देते जाओगे इनका साइज बढ़ता जाएगा। देखो, और साइज बढ़ा तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपने एक अपना फर्स्ट एक मस्त इलेक्ट्रॉन था, इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि आपने ये चीज देखो, तो यहाँ पे आपका साइज इंक्रीजमेंट होता है। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है, मतलब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ तो आपका जो भी होगा वो प्रोटॉन के जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ मास नंबर यार। अब मास नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा। देख लो, अब एल्यूमिनियम का मास सबसे ज्यादा है तो उसका साइज सबसे कम, मैग्नीशियम का उसके बाद, तो ऐसे ही लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में बस एक बात नोट करने वाली है, जो है कि जैसे जैसे आपका मास नंबर मास नंबर ज्यादा, जेड इफेक्टिव मास नंबर ज्यादा, अगर मास नंबर ज्यादा हुआ तो उस केस में, अगर आपका मास नंबर ज्यादा तो उस केस में आपका एटॉमिक रेडियस कम, एटॉमिक रेडियस कम। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग, आपको किसी सिस्टम में से the minimum energy to require to remove one electron from its cell is called that minimum energy is called आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कहना यही चाहता हूँ कि आपका एक सेल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना कम से कम एनर्जी लगाऊं कि आपका वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ये भी वही पंगा है कि आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब साइज के ऊपर, अगर साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट से टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपका बढ़ता था, साइज बढ़ता था तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी वो टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगा, कम होगा टॉप से बॉटम जाने पे। अच्छा ठीक है, जैसे कि टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। कुछ केस ऐसे आएंगे जैसे कि आपका कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली नखरे दिखाएंगे, और वो होता कैसे? आपने कार्बन फैमिली में आपका बताना हो तो कहे शिव जी प्रभु सुनो, दूसरा कहे सीता जी प्रभु सुनो, ये होगा आपका इसका। और बात करते हैं कार्बन फैमिली का, और ये आपका बोरॉन फैमिली के लिए क्या होगा? तो बोरॉन फैमिली के लिए आपका अगर बताना होता तो आप टिल्टेड डब्ल्यू बनाते हो, ऐसे कुछ टिल्टेड डब्ल्यू बना देते हो ऐसे, और यहाँ पे आप लिख देते हो बैगन आलू गाजर इन थैला, और इसको लाइन से सरिया देते हो ऐसे 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 ऐसे, ये आपका हो जाएगा पूरा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा
ऐसे हिसाब से हो जाता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होता है और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम का होता है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। पीरियड के अलोंग क्या होगा, तो मैं तो यही याद करता, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही है। और बात करते हैं कि ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये बताओ कि ये तो तुमने एस और टी भी बता दिया और अलॉन्ग द पीरियड भी बता दिया। व्हाट अबाउट डी? तो डी के लिए ये देखो, टॉप से बॉटम साइज आपका ऑब्वियस बात है, जैसे साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज दिखेगा। यहाँ पे कुछ उल्टी खोपड़ी के लोग हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जैसे विनती कर, विनती कर मतलब विनती उनसे करना होगा। अब विनती कैसे करोगे, तो वी नी टी कर, क्रोमियम। इन सारे के फैमिली के टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज करता था, बाकी सब में। इन लोगों के केस में आपका क्या होगा, इन लोगों के केस में आपका उल्टा चलेगा। मतलब अगर साइज आपका टॉप से बॉटम जाने पे कम होता, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम जाने पर कम होता था, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। इन लोगों के पीछे का कोई रीजन नहीं है, आपका यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अब बात आती है कि ये सब चीज के बारे में बताइए कि जो बच गया उसका नीचे वाला ऑपोजिट उल्टा काहे हो रहा है। तो इसका रीजन सिंपल है। सिंपल रीजन क्या है कि आपका यहाँ पे देखा जाएगा नीचे वाले का तो प्रोटॉन जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले का। तो जिसके चलते प्रोटॉन अगर ज्यादा पावरफुल हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी मिनिमम देने पर निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन बेचैन है निकलने के लिए, बस आज्ञा मिल जाए, वही चीज है। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप लाइफ में सबके एक एक रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है कि आपका एन बराबर पीरियड नंबर 2 और 3 के बीच में कुछ कुछ एलिमेंट्स के डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं। इनके गुण, प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। तो इसको मैंने याद कैसे किया था, इनमें देखा था, मांग ली आलू बे बस्सी। बस्सी एक फेमस कॉमेडियन है। तो उस केस में बताओ कि यहाँ पे इसमें क्या ऐसा क्या होता है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपका लीना, मतलब कि ऑब्वियस ये क्या है कि आप नीचे टॉप से बॉटम जाते हो साइज आपका इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज आपका डिक्रीज करता है। तो ओवरऑल यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे ना तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। जेड इफेक्टिव बढ़ा, एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। होता यही है कि आपका जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, जैसे आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो सबसे पहले कौन ग्रहण करता है। अगर ग्रहण करने पे कम एनर्जी निकाला तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पंगा कह देंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो बात करते हैं कि ये बता दो कि तुम पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के केस में हमें बस ये बताओ कि किसमें ज्यादा होगा। तो बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें ज्यादा होगा। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इनकी बात करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को उतना ही चाहेंगे जितना आपका नीचे वाला चाहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि बताओ ऐसा, इसमें अगर फ्लोरीन के केस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दो तो फ्लोरीन का जो सेल होता है वो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू, ऑब्वियसली हमने साइज के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले ज्यादा होता है, सबसे छोटा होता है फ्लोरीन और उसके बाद होता है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, तो फ्लोरीन का साइज थोड़ा कम है। अगर फ्लोरीन में जाएगा तो उस केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को उतना इज्जत नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो घर है काफी छोटा है, अच्छे से खाना पीना नहीं खिला रहे हो। जैसे ही आप क्लोरीन के घर में जाओगे तो क्लोरीन का साइज, चूंकि घर बड़ा है तो आपको सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कोई पंगा नहीं होने वाला है। दैट्स वाई अगर आपका बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ पे देख लो आपने, सिंपल वही चीज है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब बताओ ओवरऑल क्या कहना चाहते हो। तो ऐसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और वैसे ही सबका देखते जाओ तो सबसे पहले थर्ड पीरियड लिखोगे,
उसके बाद सेकंड पीरियड, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब उसके बाद लिखना चाहो तो जैसे फ्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनका जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, इनको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो होता है सबसे कम होता है उसके फैमिली में। तो सबसे पहले सल्फर, फिर आता है सेलेनियम, फिर टेलियम, फिर पीओ, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे सेकेंड पीरियड का ज़्यादा होगा और उसके बाद ऐसे ही डिक्रीज कर दो। फिर आपका सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, फिर डिक्रीज कर दो। एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, फिर डिक्रीज कर दो। अब बात करते हैं ये चीज़ के सामने कुछ काहे नहीं लगा, क्योंकि ये चीज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन के सख्त खिलाफ। मतलब ये लोग हैं सख्त लौंडे, मतलब इन लोगों के इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही नहीं। और सख्त लौंडों में भी एक सख्त लौंडा होता है जो कि है आपका नियॉन। इसको तो इलेक्ट्रॉन से सख्त सख्त नफरत है। तो कैसे? तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन हैज अ मिनिमम, अच्छा इसमें बताया गया था, मैंने जो बताया था कि ऑक्सीजन का सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसके फैमिली के हिसाब से, तो इसका फैमिली के हिसाब से इसका सबसे कम होगा। अब बात करते हैं हैलोजन फैमिली के पास सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो इसमें का अगर कोई भी एक निकल जाए और इधर कहीं से भी कंपेयर कराने के लिए बोल दो तो सबसे पहले यही आएगा। अब बात करते हैं कि एनी एलिमेंट फ्रॉम G17 हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ये चीज मैं वही बोल रहा था कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकाल दो और किसी से भी कंपेयर करा लो, सबसे ज्यादा इन्हीं लोग इनके पीरियड में होगा। अब बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि है, सबसे पहला जनरली बोला जाता है कि न्यूट्रॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है। हाँ मतलब ये हुआ क्या, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि आपने जब इलेक्ट्रॉन देते हो तो O माइनस बनता है और इस केस में आपका एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैस फैमिली, ये सारे के सारे लोगों के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। मतलब इन लोगों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको इधर से रिश्वत के तौर पे एनर्जी देना होगा। अगर एनर्जी देते हो तब ये जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और तब जाके ये, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन, अगर आप रिश्वत दे रहे हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आपको इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ आपको एनर्जी भी देना पड़ रहा है। नेक्स्ट है आपके सारे के सारे केटायंस। केटायन के लिए, केटायन जो होता है क्रॉस, क्रॉस यानी नेगेटिव, केटायन CAT, केटायन मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब पॉजिटिव होता है तो इसका उल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव होगा। और बात करते हैं एनायंस के लिए, तो आपका एनायंस जो होता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव होता है तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनायन के केस में आपका एनायन नेगेटिव होता है तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट के चलते बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिथियम और बेरिलियम के केस में लिथियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन, और पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका चल लगता है इसमें। और वैसे ही आपका सोडियम और एल्यूमिनियम के केस में अगर देखना चाहोगे तो सोडियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन लोगों के केस में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। पॉइंट ये याद रखने ये योग्य है, दिमाग में रख लेना कि लिथियम और बोरॉन के केस में लिथियम का ज़्यादा होता है और सोडियम और एल्यूमिनियम के केस में सोडियम का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। और रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, एक बार देख लो, एक बार साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, साइज घटाओ, साइज, हाँ यानी नहीं सॉरी, जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा और साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इस केस में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस केस में आपका जो होगा साइज, जो होगा साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है, यानी यहाँ पे साइज सबसे ज़्यादा होगा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा इधर होगा। अब बात करते हैं यहाँ से भी, तो यहाँ से भी बढ़ेगा साइज। अब बात करते हैं, ठीक है, सो टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपका डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा? कुछ ऐसे, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपका इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डिक्रीज होगा। और इस केस में डिक्रीज कैसे होगा? तो फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर आता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सब रट्टा भी मारना होता है। तो लिथियम का आप +1 से स्टार्ट करते हो, उसमें 5 5 ऐड करते जाते हो, 5 5 ऐड करते जाते हो, 5 5 ऐड करते जाते हो।
ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है। जैसे ही आता है सोडियम के केस में, आपने इसमें से एक घटा देना है, 0.1 घटा दिया तो अब ये 0.9 हो गया, 0.9 में 0.3 जोड़ दो, 1.2, 1.5, 1.8। सिलिकॉन के बाद से आपका फॉस्फोरस 2.1, उसके बाद फॉस्फोरस के बाद 0.4 मतलब 2.5 एंड क्लोरीन उसमें 0.5 जोड़ दो तो आपका 3 हो जाएगा। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि HP जो होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज इक्वल टू 2.1 और सिस मतलब सिस ट्रांस पढ़े हो ना, हाँ, तो सिस मतलब कार्बन और ये आई बोले तो आयोडीन और एस बोले तो सल्फर, इन दोनों का होता है 2.5, सिस इज इक्वल टू 2.5। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है आपका फ्लोरीन होता है। अगर बात करें जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो FON का ऑर्डर सबसे खतरनाक होता है, देख लो आपका F का सबसे ज़्यादा, फिर O, क्योंकि 3.5 के अलावा और यहाँ पे मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। 3.5 FON और उसके बाद 30 आपका इसका ही है, 3 और आपका क्लोरीन भी है, तो याद रखना FONCl, फॉन्सियल, यही होता है आपका सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो ऑक्साइड भी आपका 3 तरीके का होगा। सबसे पहले 4 तरीके का, एम्फोटरिक, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड्स के बारे में। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स कैसे पता करते हैं, तो आज फिर सब कार वेंटो तेरा, इसमें वो जितना नंबर ऑफ वर्ड्स हैं तो उसके हिसाब से इसके ऊपर उतना पावर हुआ तो इसके इसमें कहोगे कि आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड है, अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना। और जान सुनो बे आलिया पब गई, अब ये चीज आपका इनमें से कोई भी एक एटम आ जाए तो समझ लेना कि ये एम्फोटरिक ही होने वाला है। दीज आर द एग्जाम्पल AS2O3, Fe2O3, Sb2O3, Cr2O3, V2O5, TeO2, ZnO, BeO, Al2O3, Ja2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, Pb3O4 एंड Pb3O2। अब बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड आपका CO, NO एंड 2O। बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, तो बेसिक ऑक्साइड्स आपका होता है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स में मेटल के भी कौन कौन से ऑक्साइड्स कहा जाता है, तो आपका मेटल जिसके ऊपर +1, +2, +3 का चार्ज है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, जो कि जैसे हम लोग देखते हैं कि लिथियम +2, कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम MgO, तो उस केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका लिथियम के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आपका +2 है। तो ये सब सारे के सारे इनके ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। और बात करते हैं अगर मेटल के ऊपर +4 हुआ तो वो आपके एम्फोटरिक कहे जाएंगे, और अगर मेटल के ऊपर आपका जो चार्ज है वो अगर 5, 6, 7 के बीच में हुआ तो उसे एसिडिक ऑक्साइड्स कहे जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और बात करते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड के बारे में क्या ख्याल है, तो एसिडिक ऑक्साइड के बारे में सिंपल कहना यही है कि एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के कहे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले नॉन मेटल के साथ कोई ऑक्साइड दिख जाए तो समझ जाना कि वो एसिडिक ऑक्साइड। अगर मेटेलॉइड्स के साथ दिख जाए तो मेटेलॉइड्स में भी वो ये सारे मेटेलॉइड्स को छोड़ के अगर इसके अलावा और कोई मेटेलॉइड्स दिखे उसके साथ ऑक्साइड तो आप उसे कहेंगे कि ये आपका एसिडिक ऑक्साइड्स है। लाइक एग्जांपल के थ्रू B2O3, CO2, N2O5, P2O5 एंड Cl2O7, ये सारे के सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये आपने पीरियोडिक टेबल समाप्त कर दिया है, टोटल आधे घंटे लगे होंगे ओवरऑल। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने पढ़ाई में मन लगाते रहिए। सी यू सून। जय हिंद।